मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जहाँ पर हमें शाओ की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि शाओ को लिवर कैंसर हो चुका है और अब उसके पास 3 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस बचते ही नहीं है। डॉक्टर्स कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शाओ 3 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। शाओ को लगता है कि शादी के बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, एक नए चेंजेस आएंगे जहाँ पर वो अपनी लाइफ बहुत हैप्पीली लिव करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शादी के बाद तो बेचारी की लाइफ एक नाइटमेयर बन चुकी थी, जहाँ पर हम उसके हस्बैंड की ग्रैंडमा को देखते हैं और ये ग्रैंडमा उस पर बहुत चिल्ला रही होती है कि तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। शाओ तो उन्हें समझा कर थक जाती है कि प्रेग्नेंट होने में सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती नहीं है, उसके हस्बैंड की भी है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा तो अपने ग्रैंडसन की ही साइड लेगी एंड कहती है कि इसमें जी को दोषी ठहराना बंद कर दो। इतने में जी उठ जाता है तो ग्रैंडमा चिल्लाकर उसे खाना बनाने के लिए कह देती है। शाओ यहाँ पर दिन रात मेहनत कर पैसे कमाती है, साथ साथ घर के सारे काम भी करती है और घर के खर्च को भी देखती है। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मौज करता रहता है और कुछ काम धंधा नहीं। शाओ यहाँ पर हिम्मत कर चली जाती है जी से बात करने के लिए, ताकि वो दोनों इक्वली काम कर पाए और घर को चला पाए। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड जी उस पर चिल्लाने लग जाता है, तो फिर डर के मारे शाओ उसे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती और वो वहीं से चली जाती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर शाओ की लाइफ में भले ही इतना डार्कनेस हो, लेकिन एक सनशाइन उसकी लाइफ में ज़रूर है, जो कि उसकी बेस्टी शीन है। यहाँ पर शीन उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि शीन की एक ही होप होती है जो है शाओ, और शाओ की भी एक होप होती है जो कि है शीन, और वो दोनों बहुत पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स बनकर आए हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन कुछ काम से अपनी कंपनी की ओर निकल पड़ती है, तो दूसरा यहाँ पर शाओ का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर उससे ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन क्या करे, उसके इन लॉज में से तो कोई भी उसे देखने के लिए आया तक नहीं था, और ये उसकी आखिरी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर शाओ का डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज के समय पर भी यहाँ पर उसकी फैमिली में से कोई भी उसे पिक करने के लिए नहीं आता। लेकिन यहाँ पर शाओ भी अपनी फैमिली मेम्बर से उम्मीदें छोड़ चुकी थी, तो वो खुद ब खुद ही अकेले घर की ओर निकल पड़ती है। शाओ यहाँ पर जैसे उस रूम के अंदर जाती है, वो कॉरिडोर में यहाँ पर चप्पलों को देखती है, जहाँ पर उसे उसके हस्बैंड जी और बेस्टी शीन की आवाज़ आ रही होती है, तो वो जाकर उनकी बातों को सुनने लगती है, जहाँ पर शीन उसे पूछ रही होती है कि जी तुम्हें कैसे पता कि शाओ को कैंसर हो जाएगा। एंड जी उसे यहाँ पर बता रहा होता है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि उसके पेरेंट्स को कैंसर है, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तो कैंसर तो रोगों में बैठता है, और तो और शाओ को भी कैंसर के सिम्टम्स थे, तो मैं समझ गया था ये बड़ा अच्छा मौका है उसके साथ शादी कर कैंसर का वेट कर और अंत में जब वो मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पर आ जाएंगी। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि तुम तो बड़े स्मार्ट हो, लेकिन उसके पास अभी भी 3 मंथ्स है ज़िंदा रहने के लिए, और 3 मंथ्स तक हम उसे कैसे ही झेलेंगे। क्यों ना हम उसे ऊपर से गिरा दे पानी के अंदर, ताकि वो नीचे रिवर में गिरकर मर जाए और किसी को उसकी लाश भी ना मिले। यहाँ पर जीव से कहता है कि नहीं देखो, खाली 3 मंथ्स ही है, तो हमें कुछ भी कर एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर उसे कुछ भी हो जाए तो सारा का सारा इंजाम तुम पर आ जाए। आखिर मैं तुम्हारी इतनी फिक्र जो करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर शाओ को बड़ा गुस्सा आ जाता है, एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो उन पर चिल्लाने लगती है और चीज़ें फेंकने भी लगती है। यहाँ पर उसके बेस्टी उसे देख के तो शॉक ही हो जाती है। यहाँ पर तो जी को भी गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर जी उसको समझाने के बदले, उसे माफ़ी मांगने के बदले उसी का गला पकड़ना शुरू कर देता है। शीन यहाँ पर जी से कहती है कि तुम जाओ, मैं शाओ से बात कर लूँगी, तो फिर जी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शीन शाओ के साथ माफ़ी मांगने के बदले वो उस पर ही चिल्लाई जा रही थी और उसे बहुत बुरी तरीके से कही जा रही थी कि देखो तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए बस 3 मंथ्स बचे हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि कोई मैन एक औरत को क्यों ही प्यार करेगा जो कि इतनी बीमार हो। और यह बात मेरी और जी की, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही पसंद करते हैं, और देखो तुम बहुत जल्द ही मरने वाली हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे और जी के बीच में अब आना चाहिए, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है, तो शाओ चिल्ला कर उसके बालों को खींचने लग जाती है। इतनी में जी आ जाता है और उन तीनों में लड़ाइयाँ होने लगती है, एंड जी यहाँ पर गुस्से में आकर बड़ी ज़ोर से शाओ को
धक्का दे देता है जहाँ पर शाओ का सर वॉल से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरने के साथ साथ यहाँ पर उसकी लाइफ का ये आखिरी दिन होता है जहाँ पर वो 3 मंथ सर्वाइव करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो 3 आवर्स से भी ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाती और यहीं पर दम तोड़ देती है। लेकिन अचानक से यहाँ पर शाओ को जी की आवाज़ आने लगती है जहाँ पर जी उसे बड़े प्यार से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारी बॉडी पूरी शेक कर रही है। शाओ को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। थोड़े समय पहले तो इसने मुझे धक्का दिया था वॉल से और अभी यहाँ पर मुझे ही पूछ रहा है कि मैं कैसी हूँ। और यहाँ पर गुस्से में आकर वो उस पर फाइल्स फेंकने लगती है, उसे चिल्ला चिल्ला कर मारने लगती है। यहाँ पर वो कंपनी में होती है और सभी के सभी कंपनी के एम्प्लॉय शाओ की ओर ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर शाओ को पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। वो सिर्फ और सिर्फ जी को देख पा रही थी और वो उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर हम कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम छान होता है। एंड छान यहाँ पर आते ही शाओ को पकड़ लेता है एंड उसे कहने लगता है कि देखो ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तो मैं नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारा प्राइवेट मैटर घर पर सॉल्व करना चाहिए ना कि कंपनी में। फिर जाकर यहाँ पर शाओ होश में आती है, तब जाकर उसे समझ आता है कि वो तो कंपनी में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि इसे कंपनी से तो फायर कर दिया गया था क्योंकि शाओ को इलनेस हो गई थी इस वजह से। बट अचानक से अब ये कंपनी में क्या कर रही है। दूसरी यहाँ पर हम आवाज़ सुन लेते हैं शीन की, जहाँ पर शीन सीढ़ियों से आ जाती है। शाओ यहाँ पर शीन को देखकर पास्ट की बातें याद करने लग जाती है कि शीन ने उसे कितना भला बुरा बोला था। साथ ही साथ यहाँ पर वह वापस से जी को देखती है जहाँ पर उसे लास्ट मेमोरी याद आने लगती है और उसे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता कि आगे चल क्या रहा है। और वो एकदम पागलों की तरह ऑफिस के बाहर चली जाती है भागते हुए, जहाँ पर उसकी सांस से भी काम नहीं कर रही थी। एंड यहाँ पर वो एक ब्लैक बोर्ड को देखती है जिसके ऊपर आज का डेट लिखा हुआ होता है एंड डेट होता है 2014। तब जाकर उसे समझ आता है कि अब तो वो 10 साल पहले पास्ट में आ चुकी है, जहाँ पर जी और शाओ खाली बस डेट ही कर रहे होते हैं। अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर यहाँ पर अचानक से जी आ जाता है तो फिर वो दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं और तो यहाँ पर जी शाओ के साथ बड़े प्यार से बात करता है एंड उससे बोलने लगता है कि मुझे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पर काम का प्रेशर आ गया है, लेकिन क्या करें, तुम्हें काम तो करना ही होगा ना, क्योंकि हम दोनों को मिलकर एक अच्छी फैमिली जो बनानी है और हम दोनों मिलकर एक अच्छी लाइफ गुजारने वाले हैं। यहाँ पर शाओ उसकी बातों को बस सुनते ही जा रही थी एंड सोच लग जाती है कि आखिर पास लाइफ में मैंने इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया था जो मैं इसके प्यार में लट्टू हो गई थी। तो फिर यहाँ पर वो जी के सामने ब्रेकअप के बारे में कह देती है। जी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन बहुत कामली वो उसके साथ बात करता है एंड कहते हैं कि शायद तुम अपने पीरियड्स में हो इसलिए तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हॉट पैक, चॉकलेट्स और सॉसेज फ्राई करके ला सकता हूँ। फिर जाकर यहाँ पर शाओ को याद आता है कि उसका ये कैंसर अभी से शुरू हुआ था, जहाँ पर उसे पेट में धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही पेन होने लगे थे एंड ये पेन डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर काम के चक्कर में उसने इस पेन को नज़रअंदाज कर दिया था, जिस वजह से ये कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी थी। फिर यहाँ पर वो फटाक से जाने लगती है, जहाँ पर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो बाहर जा रही होती है इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जो आती उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है और उसे गले को जोर जोर से दबाने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप का बात निकालने की भी, क्या मैंने कभी तुम्हें ब्रेकअप के लिए कहा है। यहाँ पर शाओ से समझाई जा रही थी लेकिन जी जोर जोर से उसे गले को दबाए ही जा रहा था। इतने में यहाँ पर मैनेजर छान आ जाता है, जहाँ पर वो शाओ की जान को बचा लेता है। जी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि हमारा पर्सनल मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन छान उसे साफ साफ बता देता है कि वो एक लड़की है और वो कंपनी के अंदर है, ये अगर पर्सनल मैटर है तो जाकर घर सब एक बार किया करो, यहाँ पर नहीं। जी शाओ से कहता तो है कि चलो हम प्राइवेट में जाकर बात करते हैं, लेकिन शाओ से मना कर देती है और चली जाती है छान के साथ में और सोचने लग जाती है कि कुछ न कुछ कर मुझे जी को अपनी लाइफ से निकालना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे शाओ ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर वो लिफ्ट के अंदर जाने वाली तो थी, लेकिन वहाँ पर छान था तो वो लिफ्ट के अंदर जाती नहीं है पास्ट की बातों को याद कर। लेकिन छान यहाँ पर उसे अंदर आने के लिए कहता है ताकि वो ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए और उनके बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ सामने से उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलने लगती है। छान कहता है बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और तब यहाँ पर शाओ से कहते हैं कि ठीक है, क्यों ना मैं आपको एक मील पर लेकर जाऊँ और ट्रीट करूँ। फिर यहाँ पर उससे पास की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर फ्यूचर में जाकर छान को इस कंपनी का ओनर बना दिया जाता है, क्योंकि छान इस ग्रुप के पूरे प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा होता है।
इतने में यहाँ पर उनका फ्लोर आ जाता है, जहाँ पर चांद शाह से कहते हुए जाता है कि अपनी इस मील की ट्रीट को भूलना मत, हम ज़रूर किसी दिन मील पर जाएंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शाह भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। एंड तभी उसकी बेस्टी शीन वहाँ पर आ जाती है। फिर बाब ने यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिर कल तुम जी के साथ में ये सब क्यों कर रही थी, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होने लगी थी। शाह यहाँ पर मन में कहने लगती है कि अगर मुझे पता होता कि ये ऐसी थी तो तुम्हें उसके साथ साथ इसे भी मार देती। लेकिन यहाँ पर सामने सामने वो बस उसे इतना ही कहती है कि एक्चुअली कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चीट किया उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ में, तो मैं बस चेक करना चाहती थी कि जी मेरे साथ ट्रस्टफुल है या फिर नहीं। शीन यहाँ पर उसे अपने साथ कॉफ़ी लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर शाह उसके साथ आने से मना कर देती है। और इसका ये बिहेवियर चेंज होते हुए शीन को शाह पर शक जाने लगता है कि आखिर कब से मेरी बातें नहीं सुनने लगी है। इसके बाद में शाह यहाँ पर अपना काम कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जो कि स्टाइल मारने लगता है और शाह के सामने फ्लर्टिंग भरी लाइन बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर शाह को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी इसके बाद में कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लगता है। शाह कहते कि अच्छा होता अगर तुम मेरी बात पहले मान लेते तो। जी कहतेगा नहीं नहीं, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा मूड स्विंग हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आया हूँ, जहाँ पर वह शाह के लिए एक ब्यूटीफुल सा पर्ल का नेकलेस लाया होता है। यहाँ पर जी जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है और वो उससे स्टॉक और ट्रेडिंग में खेलना बहुत पसंद है और उसी से उसका इनकम होता है। लेकिन यहाँ पर उन सब चीज़ों पर पैसे लगाने के लिए भी शाह ही उसे देती है। हालांकि बेचारा होता जो इतना कंगाल है और जो ब्यूटीफुल सा नेकलेस इसने लाया है वो भी फेक होता है। एंड यहाँ पर वो उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है। तो फिर जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्ला उठता है कि एज ए मैन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम ओबीडियंटली मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया करो और अभी के अभी इस नेकलेस को पहनो। लेकिन शाह उसे मना कर देती है। इतने में यहाँ पर आ जाती है शीन, जो कि कहती कि बहुत हो गया, मेरी बेस्टी ने एक बार मना कर दिया मतलब मना कर दिया, उसे लिमिटेड एडिशन पर्ल का नेकलेस नहीं पसंद है तो तुम ज़बरदस्ती थोड़ी ना उसे दोगे। फिर बाद में यहाँ पर जी एकदम भोला बनकर बातें करने लगता है और वो नेकलेस शीन को दिखाने लगता है। कहता है कि मैंने बड़े प्यार से इसके लिए लाया था, लेकिन देखो ये कितने नखरे कर रही है। दूसरा यहाँ पर शाह जो होती है वो शीन से कहने लगती है कि शीन मुझे लगता है कि तुम्हें ये नेकलेस बहुत पसंद है, तो फिर क्यों ना ये नेकलेस तुम भी रख लो। एंड यहाँ पर जी उससे वो नेकलेस पहनाने लगता है। तब जाकर हमें शाह की चाल यहाँ पर समझ में आने लगती है कि अभी हो या बाद में फ्यूचर में जाकर ये दोनों को साथ रहना ही है, तो फिर क्यों ना मैं मेरी शादी होने के बदले यहाँ पर ब्राइड ही चेंज कर लूँ, यानी कि इन दोनों की शादी करवा दूँ। फिर वापस से शाह अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय शाह के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शाह को ही मिल गया। कितनी लकी है शाह, जब देखो तब उसे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते ही जाते हैं। एंड यहाँ पर आ जाती है शीन शाह को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो लोग उसकी बिचिंग जो कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर वो आ जाती है शाह के पास में एंड उसे कहने लगती कि देखो इन लोगों की बातों को तुम मत सुनो, इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, फिर हम प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। शाह को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि अगर उसने इसे इस प्रोजेक्ट में लिया तो पास्ट लाइफ की तरह यहाँ पर सारा का सारा क्रेडिट शीन लेकर जाएगी और शाह को मिलेगा ठेंगा, इसलिए शाह यहाँ पर उसे मना कर देती है। तो शीन भी उससे बहुत नाराज़ हो जाती है। इसके बाद में शाह को अच्छे से याद होता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर जैसे ही शाह यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी तो फिर शीन ने जानबूझकर उसी कपड़ों के ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया था। तो फिर शाह इस बार वापस वैसा नहीं होने देगी, इसलिए यहाँ पर वो एक फ़ाइल को उठा लेती है और अपने आगे रख देती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर शीन जो है उस पर पानी फेंकने वाली थी वैसे यहाँ पर शाह फाइल को खोल देती है, जहाँ पर वो पानी शाह पे गिरने के बदले शीन पर गिर जाता है। एंड शीन यहाँ से गुस्से में चली जाती है और ऊपर खड़ा चांद ये सब देख रहा होता है। एंड यहाँ पर उसे शाह का ये नया रूप बड़ा पसंद आता है और वह शाह पर बहुत प्राउड फील करता है। दोस्तों यहाँ पर जब वो अपने डेस्क पर जाती है तो उसे एक पेपर बैग मिलता है जिसके अंदर एक पिंक कलर का ड्रेस था। एंड यहाँ पर शीन ने नोट लिखा हुआ था कि हम दोनों कल एक रीयूनियन में जा रहे हैं जहाँ पर तुम और मैं रहेंगे, तो ये ड्रेस जरूर पहन कर आना। लेकिन जैसे यहाँ पर शाह उस ड्रेस को पहन कर जाने लगती है, वहाँ पर सिर्फ शीन ही नहीं बल्कि उससे क्लास के सभी मेट्स होते हैं जो कि वहाँ पर थे। इतने में हम यहाँ पर शीन को आते हुए देखते हैं जिसने सेम ड्रेस पहना हुआ था जो कि शाह ने पहना था। शाह यहाँ पर शीन से कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि बस हम दोनों ही जा रहे। शीन यहाँ पर शाह को समझाने लगती है कि देखो मुझे पता है कि पास्ट वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्लासमेट्स में और तुम्हारे बीच में, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ आज सॉल्व हो जाए।
इस वजह से मैंने यहाँ पर उन सभी को बुलाया है। और वैसे भी क्लास रियूनियन 2 जन के बीच में कैसे पॉसिबल है, हम दोनों तो रोज ही मिला करते हैं। इतने में यहाँ पर उसी क्लास की फ्रेंड्स आ जाती है जो कि शाह को बुली क्या करती थी। यहाँ पर वो लोग शाह का ड्रेस देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड कहते कि देखो देखो, अभी तक यहाँ पर ये शीन को कॉपी करती आई है, ये पढ़ने में इतनी अच्छी हुआ करती थी लेकिन इसे कभी कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए जानबूझकर ये शीन को हमेशा कॉपी करती है ताकि सभी लोग शीन की तरह इसे भी पसंद करने लगे। शीन यहाँ पर शाह को डिफेंड करने लगती है लेकिन वो डिफेंड करने का बस नाटक ही करती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स शीन को बोलने लगती कि देखो शीन, तुम हमेशा से उसकी साइड लेती आ रही हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें नहीं पता कि ये शाह कितनी ज़्यादा चालाक है, इसने तुम्हारे जैसा सेम ड्रेस पहना है जो कि बिल्कुल फेक है और तुम्हारा एकदम लग्जरियस ड्रेस है, ये हमेशा की तरह यही करती आ रही है, आज तुम इसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। और यहाँ पर वो लोग शाह को मारने लगते हैं, साथ ही साथ उसकी ड्रेस को फाड़ने भी लगते हैं। और यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर चांद जो है उस ड्रेस को सर्च कर बोलने लगता है कि ये ड्रेस तो बहुत चीप वर्क लगता है मुझे और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लगता है किसी इंसान ने तुम्हें गलती से ये दे दिया है या फिर जिसने भी दिया होगा वो तुम पर बड़ा दया खा रहा है। तो फिर यहाँ पर शाह कहने लगती कि हाँ, मुझे लगता तो ये है, वो इंसान शायद से मुझे पागल भी समझता है यानी कि स्टूपिड, लेकिन यहाँ पर अचानक से कह देता है कि नहीं, तुम स्टूपिड तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन इस लेटर को देखकर ज़रूर लगता है कि हमारे इस वीकेंड की मील को हमें कैंसिल करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे ज़रूर बता सकती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर शाह को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ज़रूर चांद को कुछ तो पता है। इसके बाद में शाह रात के समय अपने घर पर होती है जहाँ पर वो अपने ड्रॉवर में मेकअप्स के सामान ढूंढ रही थी ताकि कल अच्छे से वो रेडी होकर जा सके, लेकिन यहाँ पर वो खुद पर ही पछताने लगते हैं और उसे रिग्रेट होता है कि पास्ट लाइफ में तो उसके पास कुछ मेकअप ही नहीं थे, मेकअप के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक हैंड क्रीम थी। इसके बाद में वो सोचने लगती है, इतने में उससे चांद का कॉल आ जाता है जो कि अर्जेंटली कल सुबह 9 बजे उसे बुला रहा होता है। शाह कहती कंपनी में लगता है कुछ इमरजेंसी आ गई है, लेकिन चांद कहते कि नहीं, मैंने जितना बोला है तुम बस उतना करो। एंड शाह को यहाँ पर वो बात याद आने लगती है जहाँ पर चांद ने उसे कहा था कि अगर उसे उसकी ज़रूरत है तो वो उसे कॉल कर सकती है। फिर शाह यहाँ पर सोचने लग जाती है कि चांद ट्रस्टेबल इंसान भी है या फिर नहीं। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर चांद ने उसे बुलाया हुआ था। एंड यहाँ पर ये जगह होती है मेकओवर की। यहाँ पर वहाँ का गार्ड उसे बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता है। एक्चुअल में वो गार्ड नहीं बल्कि मैनेजर होता है। एंड यहाँ पर शाह आज एज ए वीआईपी कस्टमर आई हुई थी, तो इस पूरे के पूरे शोरूम में सिर्फ और सिर्फ शाह ही मौजूद होती है। और जैसे वो अंदर जाती है वहाँ पर वो चांद को पाती है जहाँ पर चांद ने उसके लिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी। फिर यहाँ पर मैनेजर एक एक करके सभी स्पेशल लोगों को बुलाने लगता है। एक होती है जो कि ड्रेस की स्टाइलिश थी, दूसरी होती है जो कि ज्वेलरी में स्टाइलिश थी, तीसरी होती है जो कि हेयर स्टाइलिश थी। एंड यहाँ पर एक एक कर वो सभी लोग शाह का मेकओवर करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर शाह एकदम ब्यूटीफुली रेडी होकर आ जाती है। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखते रह जाते हैं। दूसरा यहाँ पर होती है शीन जो कि बाहर खड़ी होकर शाह का इंतजार कर रही थी। वो शाह को कॉल करने की कोशिश भी करती है लेकिन शाह यहाँ पर उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो फिर शीन बोलती है कि कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं ही अंदर चली जाती हूँ और सभी लोगों को एज यूजुअल अपने साइड कर देती हूँ ताकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा साइड ले। फिर यहाँ पर वो अंदर जाकर अपने क्लासमेट्स के साथ बड़े अच्छे से बात करना शुरू कर लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर उसके क्लासमेट्स उसकी इस न्यू एडिशन ड्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं जो कि टॉप 1 पोजीशन पे था और बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो वह यहाँ पर शीन भी बिना पीछे हटे डींगे मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड यहाँ पर उसकी ड्रेस के प्राइस तक पूछता है, लेकिन यहाँ पर डींगे मारते हुए कहने लगती है कि क्या करे, मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तो फिर मैं यहाँ पर प्राइजेस को नहीं देखती, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ये ड्रेस मुझ पर जचेगी या फिर नहीं। यहाँ पर बाद में सभी लोग लंच करना शुरू करने वाले थे, लेकिन शीन यहाँ पर सभी को कहती है कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए रुक जाए क्योंकि मैंने शाह को भी यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर उसी क्लास में गुस्सा आ जाती है एंड कहती कि शाह उसको यहाँ पे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। शीन कहती कि अरे छोड़ो ना, वो यहाँ पर कितने टाइम बाद आ रही है, तुम सबसे मिलेगी, हम सब का मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन उसी क्लास में यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम तो शुरुआत से यहाँ पर उसके साथ अच्छे से रहती आई हो, लेकिन यहाँ पर वो तो तुम्हारा बस फ़ायदा उठाती है। शीन तुम्हें याद है ना स्कूल के टाइम में क्या क्या हुआ था, एक सीनियर था जिसे तुम पसंद किया करती थी, लेकिन वो सीनियर पीछे पड़ गया था शाह के, वो तुमसे क्या कुछ नहीं छीन आई है। तो फिर यहाँ पर शीन बोलने लगते कि जाने दो ना, ऐसे भी मुझे यहाँ पर थोड़ा क्रश तो था जी पर, लेकिन क्या करे, जी और वो बहुत टाइम से डेट कर रहे। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि जी और तुम साथ नहीं हो।
तो फिर शीन कहती कि नहीं, वो और शाओ साथ में, मेरे और जी के बीच में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि शाओ से इतना प्यार जो करती है और मैं हमेशा उनकी खुशी ही चाहूँगी। उसके फ्रेंड्स भी यहाँ बोलने लगते कि देखा, तुम पहले से इतनी अच्छी हो, हमेशा उसकी साइड लेती रहती हो, लेकिन वो लड़की तो हमेशा तुम्हें ह्यूमिलेट करती है और जब देखो तब तुम्हें कॉपी और तुम्हारी चीज़ें देखती रह जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शीन को कॉल आने लगता है शाओ का। शीन उसे कहती है कि तुम बाहर ही वेट करो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ। लेकिन यहाँ पर शाह से बोलती है कोई बात नहीं, मैं अंदर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर शाह जैसे उस रेस्टोरेंट में एंट्री मारती है, सभी की सभी लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ शाह पर ही होती है। और यहाँ पर शीन जैसे ही शाह को देखती है वो गुस्से में आ जाती है, ऑफ कोर्स क्योंकि शाह ने वो ड्रेस नहीं पहनी होती है जो कि शीन ने उसे दान में दे दी थी। फिर बाद में यहाँ पर शाह शीन से पूछती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों रहेंगे। एंड शीन यहाँ पर पास्ट जैसे वही सेम डायलॉग मारती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारे बीच और क्लासमेट्स के बीच सभी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, इस वजह से ऐसे भी रियूनियन दो जन के बीच थोड़ी होता है। यहाँ पर शाह उसे वो ड्रेस लौटा देती है, ये कहते हुए कि वही ड्रेस है जो तुमने मुझे दी थी यहाँ पर आज पहन कर आने के लिए। सभी लोग यहाँ पर उस ड्रेस को देखने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि ये तो कितनी चीप क्वालिटी का है, और तो तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, आखिर शीन तुम्हें ये ड्रेस कैसे ही दे सकती है। तो फिर यहाँ पर सिया कहने लगती है कि हो सकता है शाह ने इस ड्रेस को दूसरी चीप ड्रेस के साथ में चेंज कर दिया हो। एंड यहाँ पर वो शीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। शाह कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब किया है, तुम्हारे पास आखिर एविडेंस क्या है। फिर यहाँ पर सिया गुस्से में आकर उस पर ड्रिंक फेंकने वाली थी और कहती कि ज़रूर तुम्हारी बॉडी की वजह से तुम्हें इस कंपनी में जॉब मिली होगी, वरना पढ़ाई लिखाई तो मुझे लगता है तुमने कब की छोड़ दी। यहाँ पर बामने शाह उन्हें एविडेंस बताने लगते हैं उसके इंटरव्यूज़ के एंड कहते कि मैं टॉप 10 एम्प्लॉयज़ में से एक हूँ और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं मेरी बॉडी की वजह से आई हूँ। अपने शब्द अभी के अभी वापस लो, वरना मैं तुम पर झूठ बोलने के इल्ज़ाम पर केस कर भी सकती हूँ। बामने यहाँ पर दूसरी फ्रेंड बोलने लगती है कि अरे हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, तुमने तो शीन की बॉयफ्रेंड को चुराया हुआ है, उसका क्या बात बोलोगी तुम। यहाँ पर शीन कहने लगती कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। उससे क्लास में बोलने लगते कि नहीं शीन, अब बहुत हो चुका, अब आखिर कब तक तुम शाह की बात मानती रहोगी और उसका साइड लेती रहोगी। तो फिर यहाँ पर शाह शीन की तरफ देखकर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मुझे ग्रुप का लीडर बनाया गया था उसी समय पे मैंने को उसने प्रपोज किया था, जहाँ पे मैंने उसे हाँ कह दिया था। बाद में यहाँ पर सभी लोग कहते हैं लेकिन टीम लीडर तो शीन है ना। यहाँ पर मैं शौक कहने लगते कि टीम लीडर और शीन, नहीं तो टीम लीडर तो मैं हूँ। यहाँ पर मैं शीन कन्फ्यूज़ हो जाती है एंड कहते कि हाँ फिलहाल मैं टीम लीडर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी टीम लीडर बनने वाली हूँ। तो फिर शाह यहाँ पर उसे कहने लगते कि बहन, ये जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टीम लीडर्स को मिलते हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत मिलियंस में आते हैं। तुम्हें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय को जिसका गारंटी भी नहीं है कि उसे रखा भी जाएगा या फिर नहीं, उसे हम एक टीम लीडर बना देंगे। तो फिर यहाँ पर शीन और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। यहाँ पर सिया और सभी के सभी क्लासमेट्स बोलने लगते हैं लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम फुल टाइम एम्प्लॉय हो और ये कह रहे कि तुम तो इंटर्न का काम कर रही हो, कभी भी कंपनी तुम्हें फायर कर सकती है। तुम तो बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी कि कंपनी में तुम्हें बहुत जल्दी से एंट्री मिल गई और तुमने ही यहाँ पर शाह को कंपनी में एंट्री दिलवाई थी और तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुमसे प्यार करता है। शाह कहती कि क्या जी यहाँ पर शीन से प्यार करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो जी को कॉल लगा देती है जहाँ पर सभी के सामने वो जी को क्वेश्चन पूछती है एंड जी वही जवाब देता है जो शाह ने एक्सपेक्ट किया था। एंड यहाँ पर सभी के सभी सामने यहाँ पर शीन की बहुत बेइज्जती हो जाती है। जी यहाँ तक उसके फर्स्ट लव लाइफ के बारे में बताता है कि किस तरह से वो शाह के प्यार में पड़ा था, किस तरीके से उसने शाह को प्रपोज किया था और किस तरीके से वो शाह के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। यहाँ पर सिया गुस्सा हो जाती है और उसे बोलने लगती है कि स्टार्टिंग से तुम हमें झूठ बोलती आई हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें उल्लू बना सकती हो, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर वो शीन को मान नहीं जा रही थी लेकिन शाह यहाँ पर सिया को रोक देती है। शाह यहाँ पर उन दोनों से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ पास में किया है, स्कूल में मुझे बुली करना, मेरे पर पानी फेंकना और तो मेरे कपड़ों को फाड़ना। यहाँ पर मम्मी सिया की बेस्टी बोलने लगती है कि माफ़ी और तुमसे, तुम्हें क्या लगता है तुम कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय हो, टीम लीडर हो, तो क्या हमारे ऊपर एहसान कर रही हो और हम तुमसे माफ़ी क्यों ही मांगेंगे, हमने जो कुछ भी किया वो सही किया। यहाँ पर शाह भी कहती थी कि हाँ वही मैं सोचूं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रह जाती है। सिया को गुस्सा आता है और वो शाह को मारने जाती है लेकिन शाह यहाँ पर सिया को थप्पड़ मार देती है एंड कहने लगती है कि ये थप्पड़ इनफ नहीं है, जो भी तुमने मेरे साथ पास में किया है, लेकिन जाने दो, क्या करे, मेरे साथ तुम्हारा मुँह लगने का मन है नहीं और रही बात तुम सबकी तो देख लेना,
अब से मैंने फैसला कर लिया है कि कोई भी अगर मुझे सताएगा तो मैं उसे इन रिटर्न बहुत अच्छा सा तोहफा दूंगी। इतना बोलते हुए चली जाती है। मनी मनी यहाँ पर शीन कहने लगती है कि लगता है ये मेरी बोली हुई चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, मुझे बहुत जल्दी से समझाना होगा कि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और इसे मेरे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम शाओ को और मिस्टर चान को देखते हैं, जहाँ पर चान अपनी फीलिंग्स को शाओ को कन्फेस कर रहा होता है। लेकिन शाओ यहाँ पर अपनी फीलिंग्स एकदम क्लियर आउट कर देती है कि जो भी कुछ चान का है वो एज ए सबॉर्डिनेट और एज ए मैनेजर एक एम्प्लॉय के लिए है, जहाँ पर वो उसकी प्रोटेक्शन चाहता है और कुछ नहीं। अगर इमोशंस की बात की जाए तो फिर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शाओ जाने लगती है, लेकिन चान उसे एक बार फिर से याद दिलाता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं है और वो तुम्हें डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। जहाँ पर शाओ को भी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में एक एक करके वो मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। एंड शाओ को भी श्योर होता है कि जी उसके लिए कभी नहीं बना है। लेकिन जाते जाते वहाँ पर चान को कह जाती है कि देखो लोग अक्सर बदल जाया करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे शाओ ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर जी उसकी तारीफ करने लग जाता है एंड कहता है कि देखा अब लग रहा है ना कि तुम मुझे रिजर्व करती हो और तुम मेरी क्वालिटी, मेरी हैंडसमनेस और मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही हो। शाओ यहाँ पर कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है तो दूर से यहाँ पर शीन उन्हें देख रही होती है एंड शाओ के जाते ही यहाँ पर शीन अपना प्लान का मिशन शुरू कर देती है एंड जानबूझकर यहाँ पर वो कॉफ़ी अपने हाथों पर गिराती है जी से टकराते हुए। जी बाद में यहाँ पर उसे चेयर पर लेकर बैठ जाता है और उसके उस बर्न के ऊपर अपना फूंक मारने लगता है और यहाँ पर शीन अपना वो एकदम बेबी फेस बना देती है, जिस वजह से जी जो है वो शीन की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। शीन कहते कि रहने दो, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है। लेकिन जी कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ पूरा लाल हो चुका है और मेरी वजह से हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो। दूर से यहाँ पर चान होता है जो कि शाओ को देख रहा था। शाओ भी यहाँ पर उन दोनों को देख रही होती है एंड मन ही मन कहने लगते कि अच्छा है, खुद ब खुद ही यहाँ पर मेरी बेस्टी शीन अपना काम कर रही है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। चान आकर शाओ की कॉफ़ी को लेकर उसे वेजिटेबल जूस दे देता है, साथ ही साथ वो उसकी लिपस्टिक को भी कॉम्प्लीमेंट करता है एंड ये सारी चीज़ें नीचे से जी देख रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर जी चला जाता है वॉशरूम में, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर अचानक से शाओ ने अपने ड्रेसिंग सेंस को क्यों चेंज कर दिया। हो सकता है शायद से वो मेरा अटेंशन चाहती हो, इसलिए जानबूझकर वो ये सब कर रही है, लेकिन मुझे उसे बताना ही होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। इतने में यहाँ पर छाना जाता है जो कि जी को इनडायरेक्टली वार्निंग देने लगता है। जी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारे बीच जो कुछ भी हो इसमें आपको क्या है। यहाँ पर चान को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि मैं अभी तुम्हें कह रहा हूँ कि उसे अच्छे से ट्रीट किया करो, अगर मुझे ऐसी वैसी कुछ भी खबर मेरे कानों तक आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद में शाह अपना काम कर रही होती है तो यहाँ पर जी आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है एंड शाह के मुँह से तो वो कॉफी निकल ही जाता है। जी कहता है कि देखा देखा तुम कितनी खुश हो गई। शाह को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे ना कैसे बोले, तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि अचानक से ये शादी का थॉट तुम्हारे माइंड में कैसे क्रॉस हुआ। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो तुम ही मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड हो, तो आज नहीं तो कल हमें शादी करनी ही है, क्यों ना हम मैरिज ब्यूरो जाए कल और जाकर हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन कर आ जाए और इसके बाद में हम हमारी शादी इत्मीनान से कर सकते हैं। और तो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो मैं बहुत जल्दी उसे सेल कर दूंगा, जिस वजह से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। शाह यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि जी ने जो स्टॉक्स को बाय किया है वो तो सारे के सारे स्टॉक्स लॉस में जाने वाले हैं और ये बहुत जल्दी कंगाल होने वाला है। लगता नहीं मुझे इसे बात बतानी भी चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर शाह उसे कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो जी उससे बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारा जवाब ना है, क्योंकि तुम कुछ कह ही नहीं रही हो, इसका मतलब है तुम्हारे बीच और चांद के बीच कुछ तो चल रहा है। शाह यहाँ पर कहने लगती कि नहीं तुम कुछ और ही सोच रहे हो और तुम्हें लगता है मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है, जाने दो फिर। और गुस्से में नाटक कर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे जी उसे बेबी बोलते हुए उसे रोकने लगता है। फिर बाद में वो उसे बनाने लगता है। शाह कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हारी लाइफ में मैं इकलौती वुमन रहूंगी जो कि तुम्हारे साथ है और तुम लाइफ टाइम मेरा साथ दोगे। यहाँ पर पीछे खड़ी शीन उसकी सारी बातें सुन रही होती है एंड यहाँ पे वो समझ जाती है कि अगर शाओ के लाइफ से जी चला गया तो उसके लिए ये सबसे बड़ा बिट्रेयल होगा और वो बहुत अपसेट हो जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि अच्छे से देख रही होती है कि शीन वहाँ पर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही है एंड शाओ यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानबूझकर इसलिए करती है ताकि शीन ही वो सारे काम कर ले जो शाओ करना चाहती है। शीन खुद ब खुद जी के पास जाए और जी को सेड्यूस करना शुरू कर दे, जहाँ पर जी और उनके बीच में यहाँ पर उनकी शादी से पहले कुछ ना कुछ शुरू हो जाए।
फिर बाद में हमें थोड़ा सा पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जब वो उस पार्टी से बाहर निकली थी तो फिर वहाँ पर चान उसका वेट कर रहा था। एंड वो वही दिन होता है जहाँ पर चान ने उसकी फीलिंग्स को कन्फेस किया था। यहाँ पर शाह चान को शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर चान ने उसका मेकओवर नहीं किया होता तो आज की पार्टी में उसका इंसल्ट ज़रूर हुआ होता। यहाँ पर चान भी उसे थैंक यू बोल रहा होता है उसकी बातों को सुनने के लिए। भले ही शाह वहाँ से ये सब बोलकर उसे चली गई हो, लेकिन यहाँ पर चान जाते जाते उसे ये कह जाता है कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करता रहूँगा, जब भी तुम्हें मेरी नीड होगी, ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा और तुम्हें सपोर्ट भी करूँगा। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि शाह से कह रहा था कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें उस मैनेजर चान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम इतनी हो ही खूबसूरत, क्या पता वो तुम पर लाइन मारना शुरू करे। ऐसे भी हमारी शादी होने वाली है, और अगर वो तुम पर लाइन मारे और तुम उससे अटेंशन गेन करने लगो और तुम मुझ पर चीट करो तो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जहाँ पर तुम्हें वो खुशियाँ नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ एज अ मैन उसके इंटेंशंस क्या क्या होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर जाओ तो बेहतर होगा। शाह भी यहाँ पर कह देती कि ठीक है चलेगा, मैं मिस्टर चान से अपना डिस्टेंस बनाए रखूँगी। फिर बाद में शाह यहाँ पर जी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है स्टॉक्स के रिलेटेड, एंड उससे वो कहती है कि तुम्हारे पास जो एक्स कंपनी के स्टॉक है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या पता तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे दे। और मैंने इनसाइडर से ये बात जान ली है कि बहुत जल्दी उसके प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं, जहाँ पर सारे के सारे प्राइजेस डबल हो जाएंगे। मन ही मन यहाँ पर जी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर वो अपना ब्रेनलेस ब्रेन को यूज़ करना शुरू कर देता है और सोचने लगता है कि अगर उसे ये स्टॉक लग गया तो फिर उसके जो प्राइजेस है वो डबल हो जाएंगे और डबल पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ पर उसे फिर बाद में लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में अगर वो शाह को छोड़ भी दे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि शाह के साथ तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के लिए है, ताकि शाह उसे पैसे दे और वो पैसे वो स्टॉक में लगाए। इसके बाद में यहाँ पर कंपनी से जाने का समय आ जाता है, जहाँ पर जी शाह का वेट कर रहा था। शाह उसे जाने के लिए कहती है कि शाह को काम होता है, लेकिन जी यहाँ पर उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हमें किस किए हुए कितना समय हो गया। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, हालांकि शाह अपना फेस जो है वो हटा देती है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जो कि शाह को कहता है कि तुम्हें आज ओवर टाइम वर्क करना होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। यहाँ से शाह चली जाती है, जहाँ पर जी बहुत गुस्से में आ जाता है कि हमारे बीच जो कुछ भी होने वाला होता है, जब देखो तब ये छान बीच में आ पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आ जाती है शीन, एंड शीन कहते हैं यहाँ पर सब कुछ ब्राइट हो जाता है जी के सामने। जी यहाँ पर उसकी बातों को सुनने लगता है। शीन उसे कहने लगती है कि मुझे किसी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे डाउट्स हैं, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। एंड जी उसे कहते हैं कि हाँ, जो डाउट्स होंगे मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे चिपकना शुरू हो जाती है एंड कहते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तभी मैं सोचूँ कि शाह ने तुम्हें क्यों चूज़ किया है। फिर बाद में वो उसे दूर चली जाती है माफ़ी मांगते हुए कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे जानबूझ कर क्लोज नहीं हो रही हूँ, वो बस अंदर से ही मैं तुमसे चिपकना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर जी भी कुछ कम नहीं होता है, क्योंकि वो भी तो इन सारी चीज़ों के मज़े ले रहा था। इसके बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है चांद के साथ एक रेस्टोरेंट में। शाह यहाँ पर उसे बोलने लगती है, लेकिन हम तो यहाँ पर काम करने आए थे ना कि डिनर करने के लिए, और ऐसे भी 12 बज चुके हैं। तो फिर शाह यहाँ पर कहता है कि हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ काम करने से पहले तुम अपना डिनर कर लो। शाह यहाँ पर समझने लगती है कि चांद उसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, तो शाह यहाँ पर उसे बोल देती है कि मैंने उस दिन अपने आप को क्लियरली आपसे डिफाइन कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ हमारे बीच में। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चांद यहाँ पर उसे रोकता है एंड कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और 12 भी बज चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना ये बर्थडे कोई बकवास लोगों के साथ सेलिब्रेट करो। शाह यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर चांद को उसके बर्थडे के बारे में कैसे पता है। इसके बाद में यहाँ पर वो अकेली घर की ओर जा रही होती है, जहाँ पर उसे महसूस होने लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा फास्ट भागने लगती है। एंड इतने में ही जी यहाँ पर आ जाता है, तो जी को वो देखकर शांत हो जाती है एंड उससे पूछती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जी कहता कि पीछा, तुम वहाँ पर उसके साथ डेट पर गई थी और तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। शाह से कहने लगती कि जो तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिनर करने के लिए गए थे, तुम्हारा शक मुझ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, तो वो शाह को मारने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है जो कि जी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है एंड वो उसे बहुत मारता है। शाह उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से तो खून आने लगता है। शाह जब कहते हैं कि वो मर जाएगा, तब जाके चांद वहीं पर रुक जाता है एंड इसके बाद में यहाँ से घी गुस्सा होकर चला जाता है।
इसके बाद ना हम यहाँ पर उन दोनों को एक वेकेशन पर देखते हैं जो कि उनकी कंपनी की ट्रिप होती है। बाद में यहाँ पर छान आ जाता है जो कि उन्हें उनकी गेम को एक्सप्लेन करने लगता है। एंड यहाँ पर इस गेम में उन्हें फ्लैग्स को ढूंढना था। अगर अपोनेंट टीम चाहे तो उनसे उस फ्लैग को छीन भी सकती है और जो टीम के पास सारे फ्लैग्स इकट्ठा हो जाएंगे वो टीम जीत जाएगी और हारने वाली टीम को खाना बनाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जिन्होंने वो फ्लैग को ढूंढा होगा उन्हें यूरोप की एक फ्री ट्रिप मिलने वाली रहेगी। इसके बाद में सभी लोग उन फ्लैग्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर शॉ भी सोचने लग जाती है कि हमेशा से मैं यहाँ पर इस टीम में जीतना चाहती थी। फिर हमें यहाँ पर पास का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर शॉ को वो फ्लैग मिल गया था और वो बहुत खुश थी। इतने में शिन आती है और कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना जो सेकंड फ्लैग जिसने ढूंढा है वो कोई और नहीं बल्कि टीम मैनेजर है और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और अगर तुम उनके साथ यूरोप ट्रिप पर जाओगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बीच में जो अनबन है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर शॉ घबराने लग जाती है। शीन कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे बदले मैं ये फ्लैग ले लूँगी, आखिर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। फिर यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शॉ कहने लगती है कि लास्ट टाइम तो उसने मुझे उल्लू बनाकर उस फ्लैग को ले लिया, लेकिन अब और नहीं। यहाँ पर शॉ को रात की बात याद आने लगती है। जैसे ही वहाँ पर जी चला गया था उसने छान के हाथों को देखा था और छान के हाथ में कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई होती है, जहाँ पर वो छान के लिए घबरा जाती है। फिर बाद में वो छान के हाथों में मरहम पट्टी भी करना शुरू कर देती है। छान एक बार फिर से यहाँ पर शॉ को सिक्योरिटी देता है एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ कह देता है कि फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा और मैं ये बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वापस हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते जहाँ पर शॉ जैसे उस फ्लैग को उठाती है वहाँ पर शीन आ जाती है एंड आकर यहाँ पर वो उसे वो सारी बातें कहती है जो कि पास में उसने कहा हुआ था। लेकिन यहाँ पर शॉ से कह देती कि नहीं, मुझे तो मैनेजर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे उस फ्लैग को लेने लगती है और इसी बीच यहाँ पर शॉ शीन को बहुत सुना देती है उसके स्कूल के रिलेटेड बातें भी एंड यहाँ पर वो शीन का सारा कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल देती है। शीन यहाँ समझ जाती कि अब प्यार से बात करके कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पर वो शॉ को बुली करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी शॉ यहाँ से फ्लैग को लेकर भाग जाती है, बट पीछे से शीन आकर उसे धक्का मारकर गिरा देती है और उसके टैग को निकाल कर खुद ले लेती है। लेकिन शॉ भी पीछे नहीं हटती, वो यहाँ पर शीन को भी मार देती है और वो फ्लैग लेकर वहाँ से चली जाती है। दूर से यहाँ पर शीन देख लेती है जी को, तो फिर वो टैग अपने पीठ के पीछे लगाकर पेट के साइड में जाकर रोने लगती है। जी यहाँ पर देखता है कि ये शॉ यहाँ क्या कर रही है, तो वहाँ जाकर वो उसे बात करने जाता है, लेकिन वो तो शीन निकलती है। फिर यहाँ पर शीन रोते रोते उसे सारी बातें बताने लगती है और तो और जी उसका साइड लेता है और उसे कंसोल करता है एंड जाते जाते यहाँ पर चालाक शीन उसे प्रपोज करके चली जाती है, जहाँ पर दिल की धड़कनें जो जी की होती है वो बढ़ने लग जाती है क्योंकि जी जो है वो धीरे धीरे शीन से अट्रैक्ट होता जो जा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर हम रात के टाइम को देखते हैं जहाँ पर जी जो है वो शॉ को वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज कर देता है शादी के लिए एंड यहाँ पर शीन जो है वो सब कुछ देख रही थी। शीन को लग रहा था कि शॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और शॉ को भी पता होता है कि शीन देख रही है, तो शॉ यहाँ पर जी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो इस मिशन पर आ जाती है कि वो कभी भी शॉ को जी का होने नहीं देगी। दूसरा यहाँ पर छान को भी सब कुछ पता चल जाता है। छान शॉ को पूछता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो। शॉ कहते कि हाँ, लेकिन मुझे पता है वो जो वेडिंग रिंग उसने मुझे दी है वो फेक है और वो मेरे पर इतने खर्चे नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर छान से पूछता तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि शीन तुम्हें देख रही थी। शॉ कहने लगती कि नहीं, असल में बात तो कुछ और ही है, मुझे बस अपना एक और काम आखिरी करना है, उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और मुझे पता है कि अगर कोई मेरे लिए एफर्ट्स लगा सकता है तो वो तुम ही हो। यहाँ पर शॉ की ये बात सुनकर छान को भी अच्छा लगता है। इसके बाद में यहाँ पर शॉ जो है वो जी को लेकर एक रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर जी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और तो शीन जी को कॉल कर रही थी, तो फिर शॉ उस कॉल को उठाकर जी को दे देती है, जहाँ पर शीन उसका रूम नंबर पता कर उसके रूम की ओर आने लगती है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है। छान और शॉ जो है शीन को आते हुए सुन लेते हैं, तो वो लोग क्लॉजेट के पीछे जाकर छुप जाते हैं एंड जैसे यहाँ पर शीन आती है उसके और जी के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है एंड शीन यहाँ पर ऐसे बिहेव करते हैं कि जिससे सब कुछ जी ही कर रहा हो। दूसरा हम यहाँ पर शॉ को और छान को देखते हैं जहाँ पर शॉ भी छान की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो उसे थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए कहती है। साथ साथ वो अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ पर कन्फेस कर देती है, जहाँ पर उनके बीच की मुस्कुराहट से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है
जहाँ पर जी जो है शीन को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसके साथ शाओ थी। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे सारी बातें बताने लगती है। तो फिर यहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो शादी के बाद भी हम यहाँ पर इस तरीके से रोमांस कर सकते हैं। शीन को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, तो जी कहता है कि हाँ, मेरी शादी शाओ के साथ हो जाएगी, उसके बाद भी हम हमारे रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। शीन यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि उसे तो लगा था कि एक नाइट स्पेंड करने के बाद जी यहाँ पर उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। बट फिर भी यहाँ पर शीन एक्सेप्ट कर लेती है एंड कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और बोला बनने का एक्टिंग करने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर शाह अपने ऑफिस में होती है, तभी आ जाता है जी, जो कि कहता है कि चलो अब मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर ले, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी मॉम से मिलना होगा। एंड यहाँ पर उसी मॉम की बात सुनकर ही शाह को पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से उसकी मॉम उस पर टॉर्चर किया करती थी। यहाँ पर जी उसे कहता है कि देखो, तुम अगर ग्रैंड माँ से मिल लोगी तो वो तुम्हें एक बार अप्रूव कर देंगी, और वो भले मेरी ग्रैंड माँ है लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ जैसी ही मानता हूँ, और ऐसे भी उन्हें बहुत बेतबरी से इंतज़ार है उनके होने वाले न्यू ग्रेट ग्रैंडसन का। तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत जल्द ही हाँ कहकर शादी के लिए इसके लिए बोलेंगी। यहाँ पर शाह जी से कह देते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रपोजल के अर्ली स्टेजेस पर ही तो हम हैं, और रही बात शादी की तो वो हम ज़रूर करेंगे। जी यहाँ पर कहता है कि लगता है तुम शादी की बात को लेकर सीरियस ही नहीं हो। शाह यहाँ पर शीन को सारी बातें सुनते हुए देख लेती है, तो कहती कि नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलूंगी तो आखिर में क्या पहन कर जाऊँ, और तुम्हारी ग्रैंड माँ मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। यहाँ पर शीन उनकी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर ग्रैंड माँ और जी बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं शाह का, एंड शाह यहाँ पर लेट हो गई होती है। इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर शाह की एक्टिंग को देखकर और उसे कपड़ों को देखकर, उसके मेकअप को देखकर जी जो है शॉक हो जाता है, क्योंकि शाह एकदम बोल्ड बनकर आई हुई होती है, और उसका जो लुक होता है वो ग्रैंडमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ग्रैंडमा यहाँ पर शाह को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जी भी यहाँ पर उसे उल्टा सीधा कहता है। ये सोचते है कि शाह आके ग्रैंडमा को क्या ही बोल पाएगी, लेकिन यहाँ पर शाह चुप नहीं बैठती, वो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, और उन्हें गुस्सा आने लगता है। जी भी यहाँ पर शाह को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, लेकिन शाह यहाँ पर बोली जा रही थी। जी यहाँ पर उसमें थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता तो है, लेकिन शाह उसका हाथ पकड़ने वाली थी। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जो कि जी का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देता है, इतना जोर से कि उसके हाथों में बहुत गहरी चोट लग जाती है। फिर बाद में वो शाह को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि शायद से शाह रोएगी, लेकिन यहाँ पर शाह तो खुशी खुशी जोर जोर से हंसने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो छान को हक करने लगती है। फिर हम बाद में यहाँ पर ऑफिस के सीन को देखते हैं, जहाँ पर जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। शीन वहाँ पर खड़ी होकर उसकी बातों को सुन रही थी। फिर जैसे ही यहाँ पर शाह ऑफिस में आती है, जी उसे थप्पड़ मार नहीं जाता है कि छान वापस से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये हाथ भी टूट जाए। और यहाँ पर जी के चिल्लाने के बदले शाह उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो अपने पर्स में से एक अंडरगारमेंट को निकालती है, जो कि एक लड़की का होता है, एंड जी से पूछने लगती है कि ये मुझे तुम्हारी कार में मिला और ये मेरा भी नहीं है, आखिर तुम्हारे पास कैसे आया। जी यहाँ पर घबरा जाता है, साथ साथ शीन भी, क्योंकि यहाँ पर मदर इन लॉ यानी कि ग्रैंडमा को लेकर जाने से पहले यहाँ पर जी और तो और शीन एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पर शीन ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था और उनके बीच में मेकआउट हो गया था। यहाँ पर जी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, तो वो कहने लग जाता है कि मैंने अपने फ्रेंड को ये गाड़ी एक दिन के लिए दी थी, जहाँ पर मुझे लगता है कि वो किसी लड़की के साथ आया होगा, इस वजह से ये सब हुआ होगा। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज है उसकी इस झूठी बनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते। इतने देर में हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हान होता है, एंड यहाँ पर हान चिल्लाते हुए आ जाता है फोटोज के साथ में, जहाँ पर वो फोटो होती है जी की और तो शीन की कार में मेकआउट करते हुए, एंड ये सारी चीज़ें शाह भी देखकर गुस्से में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर जी जो है बात कर रहा होता है शीन से टेरेस पर, और तो यहाँ पर हान शीन को ढूंढ रहा होता है, एंड सभी के सामने वो उसका कच्चा चिट्टा फाड़ देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो मेरे ऊपर चीट कर रही है। फिर बाद में वो जैसे टेरेस पर जाता है, वो उन दोनों को किस करता हुआ देखता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है, एंड यहाँ पर वो जी को मारना शुरू कर देता है। इतने में ही सभी कंपनीज वाले आते हैं और उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। फिर शीन यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये स्टॉकर है, ये मेरा बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं, मैंने उसे कितना मना किया मेरा पीछा मत करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जी
शीन को कह देता है कि अगर ये सब झूठ निकला तो तुम देखना, तुमने मुझ पर चीट किया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शाह यहाँ पर ऊपर से सभी लोगों को ये तमाशा देखता हुआ खुद भी कुछ ये तमाशा देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर जी माफ़ी मांगने चला जाता है शाह से, लेकिन शाह यहाँ पर उसे माफ़ नहीं करती। तो वह गुस्से में आकर छान का नाम ले लेता है एंड कहता है कि देखना एक ना एक दिन वो भी तुम्हें छोड़ देगा। इतना बोलकर यहाँ पर से शाह तो चली जाती है, लेकिन गुस्से में वो अपना पैर एक खंबे से मार देता है जहाँ पर उसके पैर पर चोट लग जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जी मज़े से वीडियोस देख रहा होता है अलग अलग लड़कियों के, क्योंकि उसका पैर जो टूटा हुआ था। इतने में यहाँ पर आ जाती है शीन उसके लिए सूप लेकर, लेकिन यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहा होता है शाह का। बाद में शीन यहाँ पर उसे सूप देने लगती है। जी यहाँ पर उस सूप को देखकर बहुत खुश हो जाता है, हालांकि वो सूप एकदम पानी जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर शीन उसे कहती है एटलीस्ट मैं तुम्हें देखने तो आई, लगता है कि शाह को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है और सिर्फ मैं ही तुम्हारी चिंता करती हूँ। जी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तो उसे देख लूंगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को जहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर होती है जी की ग्रैंडमा एंड यहाँ पर वो जाकर जी की ग्रैंडमा से अच्छी भरी बातें करने लगती है। ग्रैंडमा को यहाँ पर शीन का ये नेचर बड़ा पसंद आता है क्योंकि वो दिखावा ही जो कर रही होती है। यहाँ पर ग्रैंडमा को शीन पसंद आ जाती है। शीन बाप ने कहने लगती है कि मैं जी को पसंद तो करती हूँ, लेकिन जी उस पागल औरत शाह के साथ में प्यार में है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मेरा बेटा किसी के साथ शादी करेगा तो वो तुम ही रहोगी। एंड यहाँ पर शीन खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर जी को देखते हैं हम, और जी के हाथ में एक प्यारा सा फ्लावर का बुके होता है। और तो बार बार यहाँ पर शीन जो है वो उसे कॉल कर रही थी। जी को शीन का कॉल पिक नहीं करना था क्योंकि जी यहाँ पर शीन को झूठ बोल कर आया था, लेकिन यहाँ पर वो उसका कॉल पिक कर कहता है कि मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर शीन उसे कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यहाँ पर जी ये बात सुनते ही उसके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है और तो यहाँ पर उसके हाथों से बुके भी गिर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और मैं इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करूँगा। इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है एंड यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे पहले कह चुकी कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, अब बार बार क्यों तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो फिर यहाँ पर उसे कहने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं पास की सारी बातों को बुलाने के लिए रेडी हूँ, बस प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, यही मेरे लिए बहुत रहेगा। और रही बात शीन की, तो मैं उसे कह दूंगा कि वो बच्चे को गिरा दे, जिस वजह से उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो शाह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है एंड कहते कि शीन तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पर उसे पास की बात याद आती है जहाँ पर ग्रैंड माउस पर चिल्ला रही होती है कि बच्चा ना होना ये गलती शाह की ही है, और शाह को अच्छे से याद होता है कि जी कभी भी इन फ्यूचर में बच्चा नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जी जो है वो शाह को समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन शाह यहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानती। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जो कहने लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जी यहाँ पर छान को एक सेम ही बिल्डिंग से निकलता हुआ देख शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुम दोनों साथ में रहते हो। छान कहता है कि हाँ रहते भी होंगे तो इससे तुम्हें क्या है। जी को यहाँ गुस्सा आता है जहाँ पर वो आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन छान एक बार फिर से उसका हाथ मरोड़ देता है जहाँ पर जी डर के मारे अपनी सारी चीजें लेकर वहाँ से भाग जाता है। शाह से पूछने लगती कि तुमने उसे झूठ क्यों कहा और उसे सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे सामने रहते हो ना कि साथ में। तो फिर वो उसे कहता है कि इससे मतलब ही क्या बनता है और ऐसे भी वो जो भी कुछ करे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर शाह सोचने लगती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर शीन प्रेग्नेंट कैसी हो गई। यहाँ पर शान को गुस्सा आ जाता है तो वो चला जाता है। शाह उसके पीछे जाते हैं उसे कहते हैं कि मैंने खाली बच्चे के बारे में बात की थी। तो फिर शान उसे कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें ये क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि आखिर शीन प्रेग्नेंट कैसे हुई। यहाँ पर शाह उसे सारी बातें समझाती है। इसके बाद में छान यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन शाह उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। शाह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि शाह को बहुत जल्दी ही कैंसर होने वाला है जहाँ पर वो ज़्यादा जी नहीं पाएगी, तो वो ये नहीं चाहती है कि छान उस दुख में जिए। लेकिन जाते जाते यहाँ पर वो ये सोचती है कि अगर मैं अपनी इस लाइफ को बदल सकती हूँ तो मैं ये लाइफ को भी बदल सकती हूँ और इस कैंसर को भी होने से प्रिवेंट कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ पर वो छान को कहती है कि हम दोनों डेट कर ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो जाते ही उसे गालों पर किस कर देती है जहाँ पर छान भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसे उठाकर अपने रूम में ले चला जाता है।
एंड यहाँ पर रूम में जाकर लिविंग रूम में सोफा पर बैठकर वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। चान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं बस इतना होप करता हूँ कि इस लाइफ में तुम अच्छे जी पाओ। शाह को यहाँ पर समझ नहीं आता और वो उसे बोलने लगते कि इस लाइफ में तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। एंड चान यहाँ पर उसे कन्फेस कर देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा रीबर्थ हुआ है। यहाँ पर शाह उसे कहते हैं लेकिन तुम इन सब चीज़ों में यकीन कैसे कर सकते हो। फिर चान उसे एक एक कर सारी बातें याद दिलाने लगता है। जो भी कुछ एक्शन शाह के थे वो क्लियरली बता रहे थे कि शाह को फ्यूचर ऑलरेडी पता है और क्या चीज़ कैसी होने वाली है वो एक एक कर इन डिटेल शाह को अच्छे से पता है। इस वजह से शाह उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सब कुछ कर रही है। यहाँ पर जैसे उसे सारी बातें बताने लगता है शाह को समझ आ जाता है कि इसे पहले से ही पता था लेकिन इसने ही मुझे छुपा कर रखा। चानों से कहने लगता है कि मुझे तुम पर पक्का श्योर तो नहीं था लेकिन तुम्हारे एक्शन सब कुछ कह रहे थे। इसके बाद में उसे कहता है कि देखो इस लाइफ में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा। तुम्हारी पास्ट लाइफ में भी मैं तुम्हारे साथ था जहाँ पर मैंने तुम्हारी शादी में भी आया था लेकिन वहाँ पर तब भी मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें प्रपोज करने की या आकर कन्फेस करने की क्योंकि तुम दोनों को साथ देकर ऐसा लगता था कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो और मैं तुम्हारे बीच में दरार नहीं बनना चाहता था। एंड यहाँ पर वो उसका हर जन्म में और हर दुख टाइम में साथ देने का वादा करता है। इसके बाद में वो नीचे होता है जहाँ पर जो गार्ड होता है उसके लिए सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है। एंड ये इन्फॉर्मेशन उसकी होती है जहाँ पर जी ने जितने सारे लोन्स को बोरो किया था एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन वो छाव को भी बताने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि ड्रिंक कर कर रास्ते पे चल रहा था एंड यहाँ पर वो एक घास की जगह पर लेट जाता है और बेहोश होने लगता है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। और तो यहाँ पर आ जाते हैं गुंडे यानी कि वो लोन शार्क्स जिसने जी ने लोन लिया होता है। एंड यहाँ पर वो लोग आकर जी को धमकाने लगते हैं डराने लगते हैं जहाँ पर जी सचमुच डर जाता है। यहाँ तक कि वो लोग उसकी जान लेने के लिए भी रेडी थे लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि चान ने ऐसा कुछ इनक्रेडिबल करने से उन्हें मना किया होता है। दूसरा यहाँ पर जी चला जाता है अपनी ग्रैंड माँ के पास में जहाँ पर वो उसकी सेवा करते हुए बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। एंड यहाँ पर बाद में फाइनली वो अपनी औकात दिखाते हुए उनसे पैसे मांगने लगता है। ग्रैंड माँ यहाँ पर समझ जाती है कि वो पैसे के लिए है तो ग्रैंड माँ उसे चिल्लाने लगते हैं कहते कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। बाद में यहाँ पर वो उन्हें समझाने लगता है कि मैंने अगर इस लोन को पे नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा। तो फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ कहते कि ठीक है लेकिन मैं जैसा बोलूँ तो मैं वैसा ही करना होगा। एंड यहाँ पर वो शाह के साथ शादी कैंसिल करके शीन के साथ में शादी करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो मान जाता है बड़ी खुशी क्योंकि शीन भी जो यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रैंड माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर शीन अपनी प्रेगनेंसी की बात ही बता देती है और ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि शीन को एक बेटा होगा। लेकिन शायद से यहाँ पर शीन इस प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बता रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंड माँ कहते कि मैं तुम्हें कोई डाउरी नहीं दूंगी लेकिन एक घर दिला दूंगी उसके बाद जितनी जिम्मेदारी होगी वो तुम्हें उठानी होगी। यहाँ पर शीन उनके डिसीजन के साथ खुश नहीं होती लेकिन फिलहाल उसका मेन मकसद ये होता है कि शाह और जी एक साथ में शादी ना करे। इसके लिए यहाँ पर वो हाँ कह देती है। दूसरा चान यहाँ पर होता है जो कि अपने डैड से मिल लेता है एंड यहाँ पर डैड से बताने लगते हैं कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें अपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर लेना होगा। लेकिन चान फिलहाल अभी तक रेडी नहीं होता। साथ ही साथ चान यहाँ पर उसे शाह के बारे में भी बता देता है जहाँ पर उसके डैड शाह की बातों को लेकर कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं होते। दूसरा यहाँ पर शाह और चान साथ में होते हैं एंड यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि शाह और चान को डेट कर रही है तो वो लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं। इतने में यहाँ पर शीन और जिया आ जाता है जो कि अपनी शादी का कार्ड देने लग जाते हैं और लोग उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते। शीन और जी जैसे ही बाहर जाते हैं वहाँ पर वो लोग एक प्रीशियस नेकलेस को देखते हैं जो कि पर्सनलाइज नेकलेस होता है और वो बहुत महंगा था। यहाँ पर जी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता तो जी उसे एक फेक नेकलेस दे देता है। दूसरा यहाँ पर फाइनली शादी का दिन आ जाता है जहाँ पर शीन को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसकी ड्रेस उसका नेकलेस सारी की सारी चीज़ें एकदम सस्ती थी और जैसे ग्रैंड वेडिंग वो चाहती थी वैसे हो नहीं रही थी। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है शाह की और चान की। सभी लोग यहाँ पर शाह और चान को देखकर शॉक हो जाते हैं और शीन उससे गले में वो नेकलेस देखकर तो और भी शॉक हो जाती है। शाह को यहाँ पर शीन के साथ कुछ अकेले बात करनी थी लेकिन शीन को उसकी बात सुननी ही नहीं थी तो फिर शाह उसे कहती कोई बात नहीं मेरा छोड़ा हुआ कचरा वापस उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सेम लाइन शीन बोलती है जो कि शाह ने कहा था कि शादी के बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और हाँ शाह की लाइफ चेंज हो जाती है एक अच्छे तरीके में लेकिन शीन की लाइफ बर्बाद हो जाती है जहाँ पर शीन के साथ वो सब कुछ हो रहा होता है जो कि शाह के साथ पास में हुआ था। शाह उनकी एक नौकर बनकर रह गई थी पास लाइफ में। सेम वैसे ही यहाँ पर शीन भी उनकी एक नौकर बनकर रह जाती है। यहाँ पर तो ग्रैंड माँ भी यहाँ तो शीन को बहुत सुनाने लगती है कि न जाने तुम्हारे पेट में कौन सा बच्चा होगा, क्या पता तुम एक लड़की को जन्म दे दो। तो यहाँ तक कि
जी जो है वो अपनी स्टॉक मार्केट में सारे के सारे पैसे हार जाता है और वो एकदम कंगाल हो जाता है, जहाँ पर वो शीन को मारता भी है। शीन को तब जाकर वो बात समझ आती है जो शाओ ने उसे कहा था, और वो समझ जाती है कि मेरी शादी जी के साथ मेरी मर्जी से नहीं हुई है, वो ज़बरदस्ती शाओ की इस प्लानिंग की वजह से हुई है। तो वो शाओ को कॉल कर सब कुछ बताने लगती है। शाओ कहती क्यों, तुम्हारे पेट में तो उसका बच्चा है, तुम ही उसके साथ डील करो। लेकिन वो कहते कि बच्चा नहीं है मुझे, मैं तो बस ऐसी ही झूठ बोली ताकि वो मेरे पास आ पाए। जी यहाँ पर उसकी इन बातों को सुनकर उसका गला दबाने लगता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा को तो हार्ट अटैक किया जाता है एंड यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि शीन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो दूसरा हम यहाँ पर शाओ को और तो और चान को देखते हैं, जहाँ पर शाओ चान से बोलती है कि तुमने तो मुझे अभी तक एकदम ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। एंड चान यहाँ पर उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देता है। ये कहते हुए कि इस जन्म में नहीं, तुम जितनी भी बार रीबर्थ लोगी और मैं रीबॉर्न होऊंगा, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।